अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। पार्टीज़ पर पार्टीज़ बनती जा रही हैं, एक पार्टी की कई शाखें निकल आई। अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आ गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान इससे पहले आ चुकी थी। परवेज़ खटक साहब जो कि लास्ट टेन्योर में वज़ीर आला भी नहीं रहे, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला रहे खैबर पख्तूनख्वा के। खबरें यही थी कि वो नाराज़ हैं PTI की सीनियर क़यादत से भी। अब वाज़े तौर पर चीज़ें सामने आ गई, लेकिन जो PTI की जानिब से लास्ट वज़ीर आला थे अपॉइंटेड, पहले खबर ये थी कि वो साथ नहीं है। अब खबर वाज़े है कि 57 मेंबरान में वो भी उसी पार्टी का हिस्सा है जिसका नाम तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है। ये मामले पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे ज़रा हटकर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कि अगले माह हम लोग अपनी मुद्दत पूरी होने से शायद पहले ही चले जाएं। दूसरी तरफ क्या खदशा है कि बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने जाना है, कौन रोक रहा है उन्हें जाने से? और क्या उन्हें ये ख़तरा है कि जाने से उन्हें रोका जाएगा? अगर रोका जाएगा तो वाज़े तौर पर क्यों हर तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हम नहीं रुकने वाले, हमें जाना ही जाना है। निगरान सेटअप के लिए मुलाकातें शुरू हो चुकी, मुशावरत शुरू हो चुकी, बड़ी अहम बैठक हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ, जिनका बार बार जिक्र है कि वो आएंगे, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, फिर पाकिस्तान में नून लीग फ़ाल होगी। अब तक ये चीज़ वैसी होती दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ किस चीज़ के इंतज़ार में हैं? उन्हें क्या इशारा चाहिए? बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि उन्हें क्या पॉजिटिव साइन चाहिए कि वो पाकिस्तान आए? अब कोई वजह दिखाई नहीं देती। PDM की हुकूमत बैठी हुई है और सिटिंग हुकूमत उनकी अपनी है, मुशावरत भी जारी है बहुत सारी चीज़ों पर। काफ़ी सारी चीज़ें, MQM का रोल, MQM ने फिर मना कर दिया डिजिटल मरदमशुमारी के बगैर इलेक्शन में जाने से, और उनका तो वाज़ेह स्टांस है, उन्होंने हुकूमत को भी ये वार्निंग दे दी है कि डिजिटल मरदमशुमारी होगी, नई हल्काबंदियाँ होंगी तो हम आगे जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अभी कोई ऐसे इशारे नहीं है, अगर नई हल्काबंदियाँ नहीं हो पाती तो शायद पुरानी हल्काबंदियों पर ही इलेक्शन हो जाए। क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, और क्यों इतनी गंभीर सिचुएशन हल्काबंदियों को लेकर और इलेक्शन को लेकर हो रही है? इसकी असल मुहर्रिकात हैं क्या, असल रीजन हैं क्या, इस पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, सर पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, नई पार्टी वाले मामले पर थोड़ी आगे जाके आपसे बात कर लूँगा। निगरान सेटअप, सर क्यों सवालात उठ रहे हैं निगरान सेटअप पर? क्या खदशा है? हुकूमत बार बार कह रही है 14 अगस्त 14 अगस्त 14 अगस्त, तो ये यकीन दहानी किसको करवा रही है? नहीं, असल में 14 अगस्त का मामला नहीं है। मसला यह है कि 12 अगस्त को इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, और अगर ये 12 अगस्त को असम्बली तोड़ते हैं तो इनको मिलेंगे 2 महीने कंपेन चलाने के लिए, और अगर उससे पहले असम्बली तोड़ते हैं तो इनको 3 महीने मिलेंगे कंपेन करने के लिए। और इन्हें जाकर बताना है पूरे मुल्क में कि जी हमने तो मुल्क की मईशत डूब चुकी थी और मुल्क दिवालिया करार दिया जाने वाला था, और अगर हम ना आते और हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, हमने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। यही वजह है महंगाई की। साबिक़ हुकूमत ने सब कुछ ख़राब कर दिया था, हमने आकर कुछ चीज़ों को ठीक किया है। ठीक करने में महंगाई भी आ गई और चीज़ें भी आ गई, इनको कवर किया जाएगा और लोगों के सामने अपना ये केस ले जाया जाएगा। जी इन हालात में हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से या श्रीलंका बनने से बचा लिया है, लिहाजा अब हमें जो है आप हमारी हुकूमत को या हमें एक और मौका दें और हम जाएं लोगों के पास। ये होगा इनका टोटल मौक़िफ़ जो हुकूमत का है, जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका ये मौक़िफ़ होगा। उनके जो साथी इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि वो यही चाहेगी कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हों और 12 अगस्त को असम्बली तोड़ी जाए, 2 महीने के लिए जो है वो इलेक्शन कैंपेन हो और इस दौरान में प्रोसेस आगे चला जाए और वो जो है इलेक्शन के अमल में जाएं। इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने कुछ ना कुछ होमवर्क कर लिया है पंजाब के अंदर। सिंध में शायद उन्हें होमवर्क इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, और बलूचिस्तान में उन्होंने गेन कर दिया है, उसका भी उन्हें मालूम है। देखें जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज जो परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी बनाई है जिसका नाम उन्होंने PTI पार्लियामेंटेरियन रखा है, और उन्होंने अपनी राहें साबिक चेयरमैन से अपने चेयरमैन से और साबिक वज़ीर आज़म से अलग कर ली हैं। और अलग करने के बाद जो लोग वहाँ के अहम लोग थे, सवाए असद कैसर के और अली मोहम्मद ख़ान के और शायद शहरियार आफरीदी हूँ, इन लोगों के अलावा बाकी जितने लोग भी हैं, और हाँ वो थे अपना सवाज से मुराद सईद,
वो नहीं जाएंगे या कोई और सूरत हाल होगी, लेकिन पार्टी बाकी सारी पार्टी जो है वो परवेज़ खटक साहब के साथ चली गई है। तो वहाँ पार्लिमानी सूरत उनकी नहीं बनती है, ना वो कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बली में, ना वो वोटर इतना जज्बाती होगा कि वह परेशान होगा। पंजाब का मामला है, अब पंजाब में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, एक IPP बनी है और उसके अलावा एक नून लीग अपना काफ लीग मौजूद है, पीपल्स पार्टी मौजूद है, और नून लीग ने आज ऐलान कर दिया है कि हम किसी के साथ भी वो नहीं करेंगे, हम अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपने लोगों को ही टिकट देंगे और सीट एडजस्टमेंट का फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है कि उन्हें जाना है अपना लोगों को मुतमईन करने के लिए, अगर कर लिया तो उन्होंने एक वोट बैंक उनके साथ चलेगा, लेकिन दूसरी सूरत हाल कुछ और भी हो सकती है और पंजाब का मैंडेट 3-4 जगहों पर तकसीम भी हो सकता है। चले, ये तो हो गया काफ़ी डिटेल बात। बगेड़ी साहब, क्या रीज़न है निगरान सेटअप पर बार बार ये बताने की कि नहीं वक्त से पहले ही चले जाएंगे? एक तो रीज़न नज़ीर साहब ने बड़ी वाज़े बता दी कि जी इलेक्शन कैंपेन के लिए टाइम मिलेगा, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जिन बुनियादों पर करनी भी है उसको भी ज़रा देख लेते हैं, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो नहीं रही, इसको भी देख लेते हैं। ये मामला जा कहाँ रहा है? और निगरान सेटअप 2 ऑलरेडी सूबों में है, जिसको खुद इस सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए एक तवालत मिल गई है, अभी तक वहाँ पर गवर्नमेंट बन नहीं पाई थी, अब मरकज़ का भी निगरान सेटअप है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगारी साहब ने जो बातें की है वो तो सूरत हाल को बड़े सही तरीके से वाजिया कर देती है, लेकिन इसमें एक चीज और भी शामिल कर लीजिएगा, वो ये है कि जो इस वक्त तक जो ऑब्जेक्टिव था इस तमाम एक्सरसाइज का, जिसमें आप इम्पोर्टेंट हुकूमत को लेके आए थे और इन लोगों को ला के बिठाया था, और उसके बाद फिर 1 साल का जो गवर्नेंस सिस्टम चला, उसके ऊपर तो आप जितनी बात करें और जितना गंद फेरा गया और जो आज हाल है और जो हाल होने जा रहा है इस IMF की टांची के बाद, वो तो ये समझें कि इंसान से सांस जो है वो खींच ली जाएगी। तो मकसद जो इस तमाम एक्सरसाइज का था वो ये था कि आप जो PTI जो पार्टी थी और जिसको निकाला गया था, उन्होंने गलत किया। अच्छा, ये सर जो आप अब हम बात कर रहे हैं, तो इस दौर में तो चीजें जो है वो जो है बेहतर हो जानी चाहिए थी, बिजली की कीमतें कम हो जानी चाहिए थी, चिकन 600 रुपए 800 रुपए 900 रुपए कराची में नहीं बिकना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये जो साल था इट इज अ टोटल फेलियर सिस्टम। लेकिन इसके अंदर जो चीज हुई है वो ये हुई है कि PTI को जिसको हटाया गया था पावर से, उसके टुकड़े टुकड़े उसको फ्रेगमेंटेड कर दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी परवेज खटक है, फिर इस्तेकाम पार्टी बन गई है, और तो अब जब ये इतने ग्रुप्स मैदान में खेलेंगे आएंगे तो आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान की सियासत का क्या हाल होगा। नवाब, मैं आपको एक चीज बड़ा कैटेगोरिकली कह दूं कि अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त कोई PTI और PMLN का या PPP का पंजाब में कोई वोट बैंक है या वो कुछ हो जाएगा, तो वो एक बहुत फार फ्लंग सी चीज नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो किसी और ख्यालात के साथ खड़े हुए हैं। आप उन ख्यालात को चैलेंज करते रहें, उन आइडियाज को चैलेंज करते रहे, जितना चैलेंज करते रहे वो हो सकता है, बट द फैक्ट द ग्राउंड रियलिटी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो होगा क्या? होगा ये कि एक ऐसा घड़संभा बनेगा, एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें कोई डिलीवरी सिस्टम जो है आने वाले दिनों में या कोई बेटर गवर्नेंस मॉडल जो है वो नजर नहीं आता। अब अच्छा, निगरान हुकूमत ये आप बात ब्रिगेडियर कर रहे साहब, हैं, कल ये जो आप मॉडल का जिक्र कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये तो पिछली हुकूमत से भी देख रहे हैं, इससे पहले हुकूमत भी बड़े नारे लगा कर आई, ये भी बड़े नारे लगा कर आए थे, महंगाई मार्च करके आ गए थे ये लोग, तो महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई। पिछली हुकूमत भी यही बातें करती रही तो महंगाई तब भी कंट्रोल नहीं हुई, चीज़ें वैसी की वैसी बढ़ती रही हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि आने के बाद सेटअप में मुश्किलात हो। नज़ीर साहब, सर मियां नवाज शरीफ साहब को क्या यकीन दहानियाँ चाहिए, वो पाकिस्तान आ क्यों नहीं रहे? आपकी नज़र में क्या मामला है? अब मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सर। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब को पहली बात यह है कि क्या वाकई उन्हें जाना चाहिए था? यह हमारी बदकिस्मती है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि जब उन्हें सज़ा हुई उसके बाद वो मुल्क छोड़कर चले गए थे, और दोनों बार ज़ाहिर है कोई ना कोई डील हुई होगी और किसी तरह से भी उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया, और उन्होंने देख लिया था कि एक ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ कि
इस्टेब्लिशमेंट ने उनके जो है एक जगह पर कायम रह जाने की वजह से उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अब ये दूसरा था, ये हमेशा अपने आप को एक मैनूवर करके चलते रहे हैं। उनके अपने डीप रूट हैं मौजूद पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में भी, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में भी, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भी, पाकिस्तान की रूलिंग सिस्टम में भी, रूलिंग एलीट में भी उनके खासे मरासिम हैं। और वो और ज़्यादा क्लीन होकर और ज़्यादा साफ़ होकर और ज़्यादा बल्कि ज़्यादा ताकतवर होकर आना चाहते हैं। क्या ये ताकतवर होकर उनका आना वो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कहना कबल वक्त होगा। एक छोटे से ब्रेक लेना है, मैं यही बात आपकी कंटिन्यू करता हूँ एक सवाल के साथ, और ब्रिगेडियर साहब से भी पूछता हूँ, ये जो ताकतवर होकर आना है इसके लिए क्या गारंटी चाहिए, क्या ताकतवर होना है? उनकी अपनी सिटिंग पीडीएम बैठी है और उसमें मेरा ख्याल है नून लीग तो मेजर रोल में, वजारत उस्मा, उसके पास एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। और नज़ीर लगारी साहब ये कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि अब ताकतवर होकर आना चाहते हैं। वैसे तो पिछली जब भी वो वापस आए हैं तो वजारत उज़्मा ही संभाली है उन्होंने, और इससे ज़्यादा क्या उनके पास ताकत चाहिए होगी। इस बार भी शायद यही यकीन दहानी चाह रहे होंगे। मैं ज़रा नज़ीर साहब से भी पूछता हूँ, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, पहले आप अपनी बात प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासी मनूवरिंग के ज़रिए तो तीसरी बार भी और वज़ीर आज़म बने, और अब शायद उनकी चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनने की वो उम्मीद भी है, शायद उनकी ख्वाहिश भी होगी, और माहौल भी इस तरह से बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि कुर्बानियों का मौसम आता है। बाकी लोग तो शायद गिरफ़्तार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये गिरफ़्तार ये भी होते हैं और पेशियाँ भी भुगतते हैं, लेकिन कोई ना कोई मौका देखकर मुल्क से चले जाते हैं। वहाँ अटक में थे या लांढी जेल में थे, यहाँ पर यहाँ से उनको बाहर ले जाया गया और फिर यहाँ से जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। इसी तरह से दोबारा ये है कि लाहौर में ही जेल से जो है वो अपना बाहर चले गए, और दोनों बार पाकिस्तान में ये एक ऐसा अमल हुआ था कि किसी शख्स को किसी कोर्ट ने सज़ा दी हो और सज़ा होने के बावजूद उन्हें जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर ले जाया गया हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पेरोल पर लोग रिहा होते हैं, एक होता है। दूसरा ये होता है, मेरे ख्याल में एक और तरीका होता है कि कुछ लोगों को जेल पर रिहा करके किसी बड़े लोग जो हैं वो मुशक्कती अपने पास रख लेते हैं, ताकि उनको जो है वो आज़ाद फ़िज़ा में भी रखा जाए और निगरानी में भी रखा जाए, इस तरह का होता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है कि किसी को जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ ऐसा, यानी ये फैसिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, या उनकी खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, या उनकी मैनूवरिंग पावर भी कह सकते हैं कि ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन ये पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों को, आम शहरियों को, आम लोगों को ये सहूलत मुयसर नहीं है। नज़ीर और साहब, वो ये तो शायद प्लेट ये में, ज़रूर आपको नहीं लगता नज़ीर साहब, प्लेट में रख के दे दी थी, और जब वो गवर्नमेंट थी जिसने ये खुद सहूलत दी उसने प्लेट में रख के दी, और वही गवर्नमेंट ने ढेरों ढेर केसेस बनाए हुए थे। मियाँ नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम, इन सबके खिलाफ केस थे। फिर उन्होंने खुद से, हम तो सुनते थे उनके वज़रा के बयानात कि नहीं तबीयत बड़ी ख़राब है, बाहर जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब से लेकर तो बाकी जो जितने थे, वहाँ की वज़ीर सेहत पंजाब थी। क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, क्या यकीन दहानियाँ चाहिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए? आ क्यों नहीं रहे? की बात हुई थी क्या? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स की बात, क्या पाकिस्तान के कुछ लीगल फ्रेमवर्क की बात है? वहाँ बात जो हुई थी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान वो ये थी कि एक ये कह रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर बनेगी और मेरा फलाना प्रेसिडेंट बनेगा। एक ये कह रहा था कि जी मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा और मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर सिंध बनेगी। अब जहाँ पे सोच का लेवल जो है वो पावर ग्रैबिंग के गिर्द इन्वॉल्व करता हो, तो वो क्या श्योरिटी चाहेंगे? आप देखिए ना, ताकत कोई चीज नहीं है। लगारी साहब ने कहा नवाज शरीफ यहाँ से भाग गए, वो गए नहीं, वो भागा। और इस दफा जो भागा तो वो गलत खून की रिपोर्ट दे के भागा, जिसमें जिस तरह भी था, जो भी था, वो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। अब उनके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो उनका ऑब्जेक्टिव जो वो चाह रहे हैं कि वो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले रुल चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि लीगल निगरान हुकूमतों का टाइम कितना है, क्या वो टाइम फॉलो हुआ? नहीं हुआ। इसके बाद जो चीजें आपने देखी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इलेक्शन कराओ, क्या हुए? नहीं हुए। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इन प्लेस नहीं है। अभी वो उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस नहीं है, तो वो उसी बैकग्राउंड में अब ये चाहते हैं कि चूंकि 3 दफा तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, चौथे दफा प्रोविजन नहीं है, तो अब वो ये श्योरिटी चाहता है कि जी चौथी दफा भी मुझे प्राइम मिनिस्टर की श्योरिटी दे तो मैं आऊं। अच्छा चलें, अब ये एक प्रोविजन हो, अच्छा इसमें उनको चाहिए ये श्योरिटी। चलें सर, थोड़ी सी और बात भी करते हैं क्योंकि वक्त कम है। 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, आप दोनों हजरात से वो भी डिस्कस करें। नज़ीर लगारी साहब, MKM दोबारा से मामलात, वो डिजिटल मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, वो कहते हैं जी हम फिर इस पर बात करेंगे, इसके बगैर नहीं जाएंगे। और ये जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं एक नई से नई पार्टीज़ की तरफ भी। तो क्या सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए हद तक ठीक है? वरना अगर पुरानी मरदमशुमारी पर ही हो गया इलेक्शन तो मान लेंगे सारे? नहीं, MQM ने तो अपने लिए मैदान खुद ही छोड़ रही है ना। MQM पाकिस्तान है, एक MQM पाकिस्तान है, एक MQM लंदन है, एक MQM हकीकी है। ये सारा कुछ अभी मौजूद है। जो कुछ लोग मिल मिलाकर एक और पार्टी MQM के पाकिस्तान में आ चुके हैं, जो अलग बैठे हुए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार भी शायद वापस हैं, और वो जो हैं बाकी दीगर लोग भी उनके, मुस्तफ़ा कमाल भी आकर उनके साथ मिल चुके हैं। लेकिन इनके लिए मैदान में रहना भी आसान नहीं है, मैदान से निकलना भी आसान नहीं है। ये अपने आप को ग्रेजुअली इररिलेवेंट साबित कर रहे हैं, इररिलेवेंट साबित करते जा रहे हैं। अच्छा, ये इन्होंने वो छोड़ दिया था, बल्दियाती मैदान छोड़ दिया था, तो उसका 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 फ़ायदा किसको पहुंचा है? उसका जो यकीनन जमात इस्लामी को पहुंचा है। और जमात इस्लामी ने कुछ सीटें ली हैं जो उनका इलाका था। MQM जिस इलाके को अपना इलाका समझती थी, नार्थ नाज़ाबाद था, गुलशन इकबाल था, या जौहर हो गया सर, गुलिस्तान जौहर से भी वोट पड़े हैं जमात इस्लामी को। जी, जमात इस्लामी को इन इलाकों से वोट मिले। ये सारे MQM के इलाकों से उनने वोट लिए हैं, और उसका नुकसान MQM को हुआ। अब MQM जो है वो इस हल्का बंदी और मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन का बाइकाट किया था। और अगर पुरानी हल्का बंदियों और पुराने उन्हीं वोटर लिस्टों पर इलेक्शन होते हैं, तो फिर ये इलेक्शन प्रोसेस से खुद बाहर हो जाएगी और वो नहीं रहेगी, इररिलेवेंट हो जाएगी। और चूंकि एक ये भी आप सुन रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर है कि सोशल मीडिया में उनके एक वो हुआ करते थे कायद, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जनाब वो इररिलेवेंट हो जाए, लोग नहीं इनको वो वोट देंगे। अगर वो जब कहते हैं कि बाइकाट कर लें तो लोग नहीं देते हैं वोट, जो उनका वोट बैंक है वो नहीं इसका अगर नज़ीर साहब आपकी मैं बात से अखज़ करूं तो पॉलिटिकल टैक्टिक्स पर जाना चाह रहे हैं। वोट बैंक ऑलरेडी कम हुआ है इनका, आपके मुताबिक आपको ये लग रहा है कि ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, बस वोट बैंक ऑलरेडी लूज कर चुकी है MKM? नहीं, बिल्कुल लूज कर चुके हैं। वोट बैंक नहीं रहा है उनके साथ। अब जो वोट बैंक बाकी रहा है, जमात इस्लामी ने 2002 के इलेक्शन के बाद इसके बाद 2008 के इलेक्शन का बाइकाट किया था, और हमने शदीद तनकीद की कि MQM अपनी स्पेस लूज कर रही है, और उस लूज करने के नतीजे में उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद किसी इलेक्शन में 2002 के बाद देखें, 2015 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन देखें, 2013 का इलेक्शन देखें, जमात इस्लामी को कुछ भी नहीं मिला है। और अब MQM चली जाए आगे जहाँ तक जा सकती है, MQM को कुछ नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी ने सिर्फ ये खेल खिलाया आकर के जनाब हम मेयर बनाएंगे, वो मेयर भी नहीं बना पाए। यानी जमात इस्लामी इलेक्शन प्रोसेस से अलग हुई, 2-3 बार अलग हुई है, तो आप अपने आप को खुद ही इररिलेवेंट कर चुकी है। इसी जबरदस्त, यानी इलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहेंगे तो आपको डेंट पहुंचेगा। बगेड़े साहब, बड़ी सही बात है MQM के हवाले से। MQM अब डिजिटल मरदमशुमारी, नए इलेक्शन, इसकी बात, नई हल्का बंदियाँ, वही पुरानी उनकी बात है। पिछली बार भी वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो एलाए हैं, दोनों गवर्नमेंट्स के थे, पिछली के भी इसके भी। जी बिल्कुल सही बात है। जो अब आप देखें ना, आपने खुद ही लोकल बॉडीज का जिक्र किया, फिर आपने MQM की फ्रैक्शन का जिक्र किया, फिर उसमें यह है कि जी MQM के अंदर जो तकसीम और जो मुख्तलिफ, असल में MQM जो है बुनियादी तौर पे तो पिछली हुकूमत में भी और इस दफ़ा भी उनका स्टांस रहा है, जो उनका बिहेवियर रहा है, वो ये है कि वो अपने किसी स्टांस पे कायम नहीं रहते हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी जिस तरह वो कह रहे हैं, जब वक्त आ जाएगा तो वो सारी चीज़ों से कोऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि उनका कोई ऐसा, आपने पिछले दिनों ऐसे देखा नहीं कि अगर उन्होंने कहा होगा कि हमने ये काम नहीं करना तो उन्होंने ना किया हो। वो हर वो काम करते हैं जो वो कहते नहीं है। अब इसमें मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था वो ये कर रहा था शुरू में कि इस वक्त इतनी फ्रैक्शन हो गई है पॉलिटिक्स में। पहले थी मेजर पार्टीज थी, इलेक्शन लड़ लेती थी, PPP थी, PMLN थी, PTI थी, या JUI थी, या ANP थी,
अब जो आप फरमा रहे थे पहले कि कोई पार्लियामेंटेरियन है, कोई इस्तेहकाम है, कोई गैर इस्तेहकाम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो इस फिजा में जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर कोई शख्स, कोई पार्टी अपनी कमिटमेंट्स पे नहीं चलेगी, कोई पार्टी अपने किसी मैनिफेस्टो पे नहीं चलेगी, कोई पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पे काम नहीं करेगी। इससे ये ये अखज़ करूं शौक मैं ब्रिगेडियर साहब, जो आप बात कर रहे हैं 8-8 10-10 सीटें सारों के हिस्से में आएंगी, एक ऐसा अलायंस होगा जिसमें सारी जमातें, चाहे वो इस्तेहकाम पार्टी हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, कोई भी हो, ये जितनी जमातें हैं, काफ हो गई, एमक्यूएम हो गई, एमक्यूएम के धड़े हो गए, ये सारे अगर थोड़ी थोड़ी सीट लेकर आते हैं तो फिर तो फैसले की पावर वैसी होगी जैसे पीडीएम में फैसले की पावर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मामले से लेकर किसी भी मामले पर देखें। क्या कहते हैं नज़ीर साहब? नहीं, एक दो बड़ी पार्टियां, दो तीन पार्टियां इमर्ज हो सकेंगी, उनको अलायंस करना पड़ेगा, कोई पार्टी बगैर अलायंस के हुकूमत नहीं बना पाएगी। मैं तो कम से कम यही समझता हूँ। कैटेगोरिकली क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत बनना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो पॉलिटिक्स रिवॉल्व करेगी वो होगी कौन सदर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब पीडीएम की अभी देखा नहीं आपने रिसेंटली कि जी पीएमएलएन की और पीपीपी की मीटिंग हुई तो मौलाना कूद पड़े फौरन मैदान में कि जी मैनू क्यों नहीं दसिया, फिर जाके शहबाज शरीफ ने के पास तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि ये अब ये पीडीएम है ना, 13 पार्टियां, किधर है बाकी पार्टियां, 10 पार्टियां, 3 पार्टियों के अलावा कोई आपके सामने आया, कोई उनकी कंट्रीब्यूशन नजर? तो ये एक बड़ा इस वक्त अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई है, जिसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि कोई मुस्तकबिल के इलेक्शन के हिसाब से किसी किस्म की कोई डेफिनेटिव या किसी किस्म की कोई इवन अपना कैलकुलेट करके, कोई कैलकुलेशन करके कोई फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त तक तो बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब। सीनियर साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जितनी पार्टीज बन रही हैं, कोई पंजाब में डेंट डालने के लिए दिखाई दे रही है, कोई केपीके में डेंट डालने के लिए दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि सिंध की क्या सूरत हाल है। सिंध में पहले ही एमक्यूएम मौजूद है, उसके साथ पीपल्स पार्टी मौजूद है, जमात इस्लामी अपना वोट क्लेम कर रही है। आज जो इजलास हुआ यूनियन काउंसिल्स के हवाले से बल्दियाती इदारों का, उसमें भी अच्छी खासी लड़ाई हुई, नारेबाजी हुई, बेसूद गया, मेयर के हवाले से मुख्तलिफ बातें कही गई। फिर बाहर निकलने के बाद उस इजलास का जो बेसूद रहा, एक लड़ाई पर मबनी था, वहाँ से बाहर निकले, फिर उन्होंने कहा कि जी काम कोई नहीं कर रहा, इस तरह है। उस इल्ज़ाम की सियासत है। अब देखना ये है कि इस वक्त की सिचुएशन, आने वाले दौर की सिचुएशन, वोटर को कितना कायल कर पाएंगे ये लोग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो जिनसी वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है बहुत सारी जगहों पर, उसकी सूरत हाल है क्या, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने बताया था, ज़रा बात करेंगे जराइम के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पर जो जिनसी वाक़यात में इजाफा है तशवीशनाक हद तक। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। रवां साल महकमा दाखिला पंजाब की एक रिपोर्ट आई जिसमें सूबे भर में बच्चों से ज़्यादती के जराइम की शरह में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 5.5 माह के दौरान पंजाब में ही बच्चों से ज्यादती के मजमूई तौर पर 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 69% मुतासरा लड़के और 31% लड़कियां थी। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों से ज्यादती के जराइम पर तकरीबन जो पर्दाफाश किया, उस पर कई सिफारिशात भी पेश की। महकमा दाखिला ने कहा कि तशवीशनाक बात यह है कि मुताद्दिद केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। ये मुआशरे का अलमिया है। हमारे मुआशरे में खौफ और सकाफती ममनुआत, जिन्हें सोशल टैबूज कहा जाता है, जुर्म की इतला देना मुश्किल बना देते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चों के साथ बदसलूकी के जिम्मेदार दीगर अवामिल के अलावा समाजी और इक्तसादी दबाव भी है। बेरोज़गारी, खुद एतमादी की कमी, नाअहली के एहसासात, तन्हाई और नफसियाती इस्तराब शामिल है। रिपोर्ट में भी कहा गया कि हुकूमत को बच्चों से ज्यादती के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करनी चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालती निज़ाम की सलाहियत और तरबियत को बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसे मुकदमात को मौसर तरीके से निपटाया जा सके। इसी तरह
बच्चों के हुकूक पर काम करने वाली एक तंजीम ने सालाना रिपोर्ट में बताया है कि साल 2022 में मुल्क भर में 2130 बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में रेप के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। पुलिस ने मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के खिलाफ रेप के 8 मुकदमात दर्ज किए जिन्होंने मुतासरीन को जबर, ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करके और अच्छी तनख्वाह की नौकरी का लालच देकर जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। 4 जून की एक खबर के मुताबिक लाहौर में जिनसी दरिंदों ने एक ही दिन में 4 खवातीन को निशाना बना डाला। अगर रावलपिंडी की जरा बात कर लें तो गुज़िश्ता साल के पहले ही 10 माह में जराइम की शरह में 40% इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट ने बताया कि इस अरसे में 246 अफराद मारे गए जबकि डकैती की मज़ामत पर 10 अफराद कत्ल हुए। रिपोर्ट में भी बताया गया कि कार छीनने की वारदातों में 40% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। राजधानी की वारदातों में 30%। दस्तावेज के मुताबिक जिला भर में मोटरसाइकिल चोरी की 4238 वारदातें हुई। रवां साल के पहले माह में इस्लामाबाद में 20 अफराद कत्ल हुए। पहले माह में वफाकी दारुल-हुकूमत में खवातीन के अगवा और जिना बिल जबर के 75 वाक़यात हुए। एक ही माह में 90 गाड़ियां और 325 मोटरसाइकिलें चोरी हो गईं। डकैती के 195 जबकि राहजनी के 90 वाक़यात हुए। चोरी और नकबजनी के 220 वाक़यात रिपोर्ट हुए। याद है कि वफाकी पुलिस के रिकॉर्ड बुक के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2022 में 10,500 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए हैं जिनमें शहरी मुसल्लह डकैती, चोरी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों में सामान और नकदी से महरूम हुए। रवां साल के पहले ही 5 माह में पेशावर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, राहजनी और रेप केसेस में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पेशावर शहर की अगर बात करें तो पेशावर शहर में रवां साल के पहले 5 माह के दौरान 232 अफराद का कत्ल हुआ है जो गुज़िश्ता साल के पहले ही 5 माह की निस्बत 136% ज़ायद है। इक़दाम कत्ल के वाक़यात में भी इजाफा हुआ जिसकी मजमूई तौर पर 160 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पेशावर शहर में राजधानी के वाक़यात में रिकॉर्ड 202% इजाफा हुआ। रवां साल के पहले 5 माह की अगर मैं बात करूं तो 29 रेप केसेस रिपोर्ट हुए जबकि गुज़िश्ता साल के पहले 5 माह में रेप के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस दस्तावेजात ये बताती हैं कि मर्द, औरत और जानवरों के साथ गैर फितरी अमल के 14 वाक़यात भी रिपोर्ट हो चुके हैं। जिन माशरों में नाइंसाफ़ी और बदउनवानी जड़ पकड़ती जाए वहाँ अवाम मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद और दीगर मसाइल का शिकार होने लगते हैं। ये हकीकत है कि गवर्नेंस सिस्टम तमाम मसाइल की जड़ से शायद यही वजह है कि मुल्क भर में राजनी, चोरी, डकैती, कत्ल और जराइम की दीगर वारदातों की शरह में होश रुबा इजाफा होता जा रहा है। जो वाक़यात या जो हमने अदाद-ओ-शुमार आज आप तक पहुँचाए हैं, ये अदाद-ओ-शुमार वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इसी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के तनाजुर में कई ऐसे अदाद-ओ-शुमार हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। सोशल टैबूज जिनका हमने जिक्र किया, लड़की पर घर वालों का दबाव, मोहल्ले का दबाव, दोस्तों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव या फिर बच्चों के हवाले से वालिदैन पर दबाव, कभी माँ पर, कभी बाप पर, कभी दादा, कभी नानी, ये तमाम दबाव मिलकर ऐसी रिपोर्ट्स को दबाते हैं। और जब ऐसी रिपोर्ट्स दबती हैं तो वो दरिंदे जो कि मुल्ज़िम हैं, वो दरिंदे जो कि शिकार करते हैं, भेड़िए हैं, उनको शय मिलती है, उनका हौसला बढ़ता है। इनकी रोकथाम के लिए ये जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, इसकी एक बिल्कुल सेपरेट प्रोसीजर्स होने की डिमांड पूरी दुनिया से भी हो रही है और अब तो पाकिस्तान में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।